हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए है। सर्कल चैप्टर्स। सर्कल पर हमने अभी तक 5 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें हमने कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थे उसको हमने डिस्कस किया। आज का जो वीडियो है वो उस थ्योरम पर है जो एंगल्स पर रिलेटेड है। किसके एंगल्स पे? तो रिजल्ट ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। किसी आर्क के द्वारा जब सर्कल पर एंगल सबटेंड होता है तो उससे रिलेटेड हमें आज थ्योरम को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 1 को शुरू करते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया कि एक तो एंगल बन रहा होगा, वो बन रहा होगा कहां पर? तो सेंटर पर। और दूसरा कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर एंगल बन रहा होगा। अब रिमेनिंग पार्ट किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है? तो चलिए स्टेटमेंट को पहले हम लोग फिगर से समझते हैं, तब उसको फिर हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार जो ये थ्योरम कह रहा है उसके अनुसार एक सर्कल है हमारे पास, और सर्कल में कोई भी दो पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे, किसी भी दो पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे ए एंड बी, इस दो पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद ए और बी को जो सरकमफ्रेंस के जो पार्ट को ये क्या करेगा, कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक एक लेंथ क्रिएट हो रहा है, इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं ए बी आर्क। ये मेरा आर्क हो गया, ठीक है। अब ये आर्क के दो पॉइंट ए एंड बी पॉइंट से जब हम सेंटर पर एंगल बनाते हैं, जब हम सेंटर पर एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो यही कह रहा है क्या कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, मतलब इस आर्क के द्वारा जब सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, तो जैसे ए बी को अगर हमने आर्क माना है तो यही ए बी आर्क अगर पूरा का पूरा एक गोल घूम जाए तो सर्कल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। तो ए बी पार्ट, इस पूरे सर्कल में से जब ए बी पार्ट को हम निकाल देते हैं तो यहां से लेकर इधर से घूमते हुए बी तक जो आता है यही पार्ट हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट। अब इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट पर इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेंटर को O मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बताइए? यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा तो इस एंगल का वैल्यू इसका डबल होगा, इसका डबल होगा। मान लेते हैं कि यहां पर x एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर सेंटर पर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसी बात को स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत है जिससे हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं और तब हम इस थ्योरम को समझेंगे कि इस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है। तो पहला बेसिक क्या है, पॉइंट समझते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है। अगर ए बी और बी सी, सॉरी ए बी एंड ए सी, ये दो लेंथ आपस में अगर इक्वल हो जाए, कौन कौन? ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में अगर इक्वल हो जाए तो क्या इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और एक प्रॉपर्टी भी क्या होता है कि अगर एक ही ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल में अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है
और AC के अपोजिट एंगल B है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ABC ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तब इक्वल होने के कारण इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, एंगल B और एंगल C, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला बेसिक पॉइंट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसका हम लोग को रिवीजन करना बहुत जरूरी था। अब दूसरी चीज, मान लीजिए यही एक ट्रायंगल है, ABC ही एक ट्रायंगल है, ABC। अब इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक एंगल जो बन रहा है, फिर से बता रहे हैं, अगर ABC एक ट्रायंगल है और ABC के किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, जब साइड एक्सटेंड होगा तो बाहर में एक एंगल बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर इसको एंगल 1, 2 और इसको 3 मान ले, तो 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करते हुए थ्योरम 1 को हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन दिया हुआ है कि इन ए सर्कल, ठीक है, ये जो गिवन सर्कल है, ठीक है। अब इस गिवन सर्कल में क्या है, तो एक आर्क है AB और आर्क से दो एंगल सबटेंड किया गया है, एक सेंटर पे और रिमेनिंग पार्ट पर, ठीक है। तो लिखेंगे इन ए सर्कल एंगल सबटेंडेड बाय arc AB is arc AB are angle AOB at center and angle AOB, let the point is C, ACB at कहां पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या हमने लिखा कि दिया हुआ है इन ए सर्कल एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क कौन सा, AB के द्वारा। अब AB के द्वारा कहां पर एंगल सबटेंड किया गया है, पहला तो सेंटर पर, एट सेंटर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB एंड एंगल ACB कहां बन रहा है, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट में, जो रिमेनिंग पार्ट क्या है, इस AB को अगर छोड़ दे तो A से लेकर इधर घूमते हुए जो पार्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक। अब हम लोग दूसरी बात, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है और यहां पर एक पॉइंट ले लिए AB, जिसने जैसा कि हमने इसमें लिया हुआ है। अब ये मेरा आर्क AB हो गया, तो आप कहेंगे सर यही आर्क क्यों लेंगे, इसके बाद जो ये वाला पॉइंट को जोड़ रहा है, ये भी तो एक आर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, हम इसको मना नहीं कर सकते। और हमने क्या पढ़ाया था कि जो छोटा लेंथ होता है उसको माइनर आर्क कहते हैं और जो बड़ा लेंथ होता है उसको मेजर आर्क कहते हैं। तो इसी फिगर पर हम लोग मेजर आर्क को लेते हुए भी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेजर आर्क को लेते हुए कंस्ट्रक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या उस पर भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि नहीं, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या उसके लिए भी सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, अब सेकेंड फिगर अगर हम इसका लेंगे तो मान लेते हैं कि यहां पर A है और यहां पर B है, AB। अब ये वाले आर्क को ले रहे हैं, ये वाला आर्क मतलब मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, इसमें हमने माइनर आर्क की बात की थी, इसमें मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। तो मेजर आर्क पर सेंटर पर एंगल जो बनेगा, तो एंगल किसके द्वारा बन रहा है,
मेजर आर्क के द्वारा बन रहा है। देखिए जैसे ये माइनर आर्क था, तो माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा था वो ये बन रहा था, लेकिन मेजर आर्क लेने के कारण इस पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो टोटल ये एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया। अब आगे कह रहा है क्या कि जो दूसरा एंगल बनेगा वो कहां बनेगा, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कहां से कहां तक हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया, इसी को हम लोग कह रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इस पर कोई भी एक पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस एक से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। सेंटर को O मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो यहां पर भी क्या, ये एंगल अगर x होगा तो ये 2x होगा कि नहीं होगा। चलिए इसी को हमको प्रूव करना है, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग को ये दो चीज समझ में आ गया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो रह गया रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो सिंपली हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन जानते हैं कि जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 से ज्यादा कैसे की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर अगर हम टोटल एंगल को क्रिएट करें तो 360 डिग्री एंगल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस 360 डिग्री में मान लीजिए कोई एक एंगल ये है, इसको एंगल 1 मान लिए, तो इसके बाद जो रिमेनिंग एंगल है इसको एंगल 2 मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। तो एंगल 1 का जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये इसका अपोजिट जो एंगल 2 है वो एंगल 1 का रिफ्लेक्स है, तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। रिफ्लेक्स कहने का मतलब कि जस्ट 180 में जो इसका 360 में जो इस एंगल 1 का वैल्यू है अगर हम उसको माइनस कर दे तो एंगल 2 निकल जाएगा, ठीक। और एंगल 2 का जो वैल्यू है, अब एंगल 1 अगर हमको निकालना है, ठीक है, एंगल 1 निकालना है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 निकालना पड़ेगा, मतलब पूरा 360 डिग्री में एंगल 2 को माइनस कर देंगे तो एंगल 1 निकल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। अब उसमें एंगल 2 को जब माइनस कर देंगे, एंगल 2 को माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा एंगल 1 का। किसका वैल्यू मिल जाएगा, एंगल 1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं कि 360 डिग्री माइनस 2, 360 डिग्री माइनस एंगल 2 इज नोन एज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 मतलब इसको जब माइनस कर दिए तो इसका रिफ्लेक्स कौन आया, इसके अपोजिट वाला, ठीक। और 1 का रिफ्लेक्स कहेंगे तो एंगल 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि 360 डिग्री में कोई एक एंगल ले लीजिए, ठीक है, उस एंगल को अगर 360 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। सिंपल एक लाइन में क्या कि कोई भी एंगल कंसीडर किए और उसमें अगर हम 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो उसी एंगल का रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो ये कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग को ये दो सर्कल है, अब दोनों सर्कल के लिए गिवन हम देखते हैं तो क्या सेम है उसको पहले समझते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर बात हो रहा है क्या कि इन ए सर्कल, अब ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, बाई आर्क ए बी। अब ए बी आप माइनर लीजिए या फिर मेजर लीजिए, दोनों में तो आर्क ये ए बी ही कहलाएगा। अब कह रहा है आर्क, क्या कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस आर्क ए बी आर्क और ए बी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, उसका क्या नाम है, ए ओ बी। तो देखिए ए ओ बी और ए ओ बी दोनों के कंडीशन में ए ओ बी ही एंगल है जो मेरा सेंटर पे क्या कर रहा है, सबटेंड हो रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए सी बी कहां पर बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में। तो दोनों फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है किसके, इस थ्योरम के गिवन कंडीशन को।
अब हमको क्या करना है, तो टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल जो होगा AOB वो इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। यही हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का जो वैल्यू होगा अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इस एंगल के बराबर मतलब ये वाला एंगल इसके दुगना है, ये वाला एंगल इसके दुगना है। यही चीज को हमको प्रूव करना है। अब चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन अच्छा, एक चीज आप लोग को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ चीज नोट करना है, ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। जैसे अभी मैं बोर्ड से हट गया हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करने के बाद क्या करेंगे कि इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिगर में मान के चलते हैं तो OC को ज्वाइन करते हुए लाइन को प्रोड्यूस करेंगे कहां तक, D तक। सिमिलरली OC को यहां से X को पहले हम हटा देते हैं, एंगल को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए OC को ज्वाइन करते हुए इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे कहां तक, D तक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन OC एंड OC is produced to point D, ठीक है। अब हमने क्या किया कि OC को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक। अब पॉइंट D तक जब हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो अब हमको क्या क्या मिल गया, तो देखने में लग रहा है कि हमें जैसे इस लाइन को ज्वाइन किया और D तक प्रोड्यूस किए तो सबसे पहले दिखाई देने लगा कि OCA एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, और OCB दूसरा ट्रायंगल बन गया। अच्छा, OC को अगर OC का है या CO का है, CO को अगर D तक प्रोड्यूस किए तो इस ट्रायंगल के एक साइड को जब प्रोड्यूस किए तो यहां पर एक एक्सटर्नल एंगल बन गया। और अभी वीडियो के पहले में हमने बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसको सिंपल बना देते हैं, जो कि मैंने आपको कहीं नहीं बताया जाता कि इस तरह कर दीजिएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। हम लोग एंगल लेते हैं, एंगल AOBC, एंगल COD, कुछ भी एंगल्स को नाम लेते हैं और नाम लेने में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ही भूल जाते हैं कि इसको करना क्या है, नाम में ही खो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि हम सारे एंगल्स को मेंशन कर देंगे और एक लाइन लिख देंगे कि एंगल्स आर मेंशन्ड इन नंबर इन फिगर। फिगर में मेंशन किया गया है क्या, सारे नंबर्स को। या फिर आप नहीं भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन फिगर आपको क्लियर बनाना होगा और फिगर में आपको जो नंबरिंग है वो बहुत क्लियर देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल का नंबर दे देते हैं। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, इस एंगल को 4, इसको मान लेते हैं 5, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 6। सिमिलरली इसको भी मान लेते हैं एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एंगल मान लेने से क्या फायदा और घाटा हो रहा है कि अब हमको बार बार एंगल AOB AOC लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं, तो जब नंबर लिख सकते हैं तो आधा क्वेश्चन इसी तरह आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे, तो हम लोग एक एक पार्ट को लेंगे, एक एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ क्या लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो AOC को ले रहे हैं, ट्रायंगल AOC में आप ध्यान दीजिए कि क्या जो CO लाइन है इसी CO साइड को एक्सटेंड करते हुए D तक ले गया है कि नहीं, ले गया है। तो एंगल 1 जो बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और वी नो दैट
वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल AOC में हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और यहां पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। क्या यहां एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा? क्यों होगा कि एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर। चलिए एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, क्या कि इसी ट्रायंगल में क्या OA इज इक्वल टू OC है? OA और OC क्या इक्वल है? यस इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। देखिए इस ट्रायंगल में सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस को जोड़ता है इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस कहते हैं ना। तो यहां पर इस ट्रायंगल में OA और OC आपस में रेडियस होने के कारण क्या ट्रायंगल AOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और प्रॉपर्टी कौन सा यूज होगा, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये 2 और 3 मेरा इक्वल हो गया। तो देखिए हमें कौन कौन सा एंगल के बीच में रिलेशन करना है, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल बन जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पर 2 के जगह पर एंगल 3 रख सकते हैं, और एंगल 3 रखने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हम लोग कहां से लिए, ट्रायंगल AOC से चलते हुए ये सब कंडीशन को करते हुए हमको क्या मिल गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 अगेन फ्रॉम ट्रायंगल। अब फिर फ्रॉम ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन बन रहा है, BOC, ट्रायंगल BOC। अब BOC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर BOC में जो CO साइड है उसी को एक्सटेंड किया गया है, उसी को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया। अब एक्सटेंड करने से यहां पर एंगल 6 जो बन गया वो मेरा एक्सटर्नल एंगल बन गया। तो 1 एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4। तो अब एक चीज देखिए कि क्या ये वाला जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को फिर हम लोग यहां पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी के द्वारा ये आया है कि एक्सटीरियर एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम जो होता है 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। चलिए तो पहला काम तो हमको ये मिल गया। अगेन अब यहां पर बताइए क्या OB एंड OC इस फिगर में भी लेंगे तो OB एंड OC क्या दोनों का दोनों मेरा रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस को जोड़ने वाला जो लाइन है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो यहां पर भी हमको क्या मिल गया कि OB इज इक्वल टू OC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। किस कंडीशन के अनुसार, तो यही वाला जो स्टेटमेंट है वो यहां पर भी वैलिड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एंगल 4 के जगह पर एंगल 5 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर एंगल 5 के जगह पर एंगल 4 का वैल्यू, क्योंकि यहां पर एंगल 4 है तो हमको ये दोनों एंगल को मिलाकर रिलेशन निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4
इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या बनता है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, अब एंगल 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो दोनों LHS को एक साइड जोड़ेंगे और दोनों RHS को एक साइड जोड़ेंगे, तो LHS में एंगल 1 और एंगल 6 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4 अब प्लस 2 एंगल 3, यहां पर 2 एंगल 3 है RHS में और यहां पर RHS में क्या है, तो दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें देखना है कि एंगल 1 प्लस 6 क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस 6 और एंगल 1 प्लस 6 क्या एंगल AOB हो रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 4 ACB, 3 प्लस 4 ACB, तो 2 एंगल ACB। हम लोग दोनों कंडीशन में क्या देख लिए, दोनों कंडीशन में हमने यही देखा कि हमारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, सेंटर पर एंगल बन रहा है, ठीक है, वही एंगल क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है उसका डबल हो जा रहा है, उसका डबल हो जा रहा है। तो जो चीज हमको प्रूफ करना था वो चीज हमको मिल गया, वो चीज मिल गया हमको। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए इसको पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी थ्योरम से ये थ्योरम को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया। कह रहा है क्या कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल क्या कह रहा है, कहां पर, सेमी सर्कल पे, और वो क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्या कह रहा है कि आपकी एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होता है इसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। सेंटर से लाइन जो ड्रॉ होता है उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब इसके एक भाग को अगर हम मिटा दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बटेगा वो ही मेरा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा। कह रहा है द एंगल इज इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। राइट एंगल सेमी सर्कल मतलब अब इन दोनों पॉइंट को लेकर किसी को भी अगर आर्क मानेंगे तो डायमीटर से डिवाइड है तो दोनों आर्क क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर माइनर और मेजर आर्क का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि डायमीटर से जब डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को तभी यह सेमी सर्कल बनेगा। और जब सेमी सर्कल बन गया तो इसका मतलब आधा सर्कल ऊपर और आधा सर्कल नीचे। तो दोनों जब आधा आधा है तो दोनों का आर्क क्या है, सेम। तो कब अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बन गया आपके लिए कि ऐसा क्या कंडीशन होता है जिस समय माइनर आर्क और मेजर आर्क इक्वल हो जाए। तो जब लाइन डायमीटर हो जाए या फिर कोई कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए तब उसके एंड पॉइंट से जो आर्क बनेगा वो आर्क का लेंथ क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा, इसलिए माइनर और मेजर आर्क इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहां से एंड पॉइंट से कोई भी आर्क ले लीजिए। मान लीजिए इस आर्क को लेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा और ये आर्क को लेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। अब इसके एंड पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट पर लेकर जब हम एंगल बनाते हैं तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यही चीज जानते हैं। तो थ्योरम 1 के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग, इसको अगर मान ले A, B, C और इस पॉइंट को O, तो इस थ्योरम के अनुसार क्या हमको मिल रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस नो, यस। अब ये हो गया। तो एक डायमीटर जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या AOB का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ACB। ठीक है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू, ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो 180 अपॉन 2 कट के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल
इज ए राइट एंगल। और जो भी सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट को कंसीडर करके एंगल बना लीजिए, कहीं भी एंगल बना लीजिए, ये जितना एंगल बनेगा ये सब का सब कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।